H2O2 गिव राइज टू H2O प्लस हाफ ऑक्सीजन। तो इससे हमें ऑक्सीजन मिल रही है और ये एक डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी है, और डिसप्रपोर्शनेट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यूज नहीं होते। किसी बच्चे ने डाउट सेक्शन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पोस्ट किया था, KClO3 KCl प्लस ऑक्सीजन वाला, 3 स्टेप्स में रिएक्शंस थी। तो उसने ये भी लिखा था कि सर इस क्वेश्चन को 1000 ग्राम समथिंग था, उस क्वेश्चन को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से ही सॉल्व करना है, मोल से नहीं। तो बाकी जो हमारे सब्जेक्ट मैटर वाले थे उन्होंने सॉल्व किया, बट वो हुआ नहीं था। उसके बाद मैंने अच्छे से उसको सॉल्व करके दिया था, एक बार देखना, अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पोस्ट किया बाकी बच्चे भी देखना कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डिसप्रपोर्शनेट था इसलिए अभी याद आया, बता रहा हूँ। तो H2O2 भी डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है, तो इसमें ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यूज़ हम नहीं करेंगे। तो बात आ रही थी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ सिर्फ H2O2 की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने में काम में आता है और कहीं पे भी काम नहीं आता। अब क्यों आता है, इसका भी रीज़न है। देखो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ H2O2। हमारे पास एक H2O2 है, एक और H2O2 है, और इन दोनों की मोलैरिटी डिफरेंट है। चलो मान लेते हैं कि इसकी मोलैरिटी है 5 और इसकी मोलैरिटी है 3, दोनों की मोलैरिटी अलग है। तो जिसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, आप ये समझ जाओगे वहाँ पे H2O2 की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि 5 ज़्यादा है तो इसमें H2O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब आप सोचो, यू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन और दोनों की मोलैरिटी डिफरेंट है। अगर आप ये निकालना चाहते हो कि इन दोनों में ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देगा, तो 1 मिनट में आपकी समझ आ जाएगा कि ये वाला देगा। अब आप लैब में कोई काम करना चाहते हो और उसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और वो ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो H2O2 पूरा कर रहा है। तो आपको ये पता है यार मुझे ना इतने ml ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो क्या मोलैरिटी से ये पता चल पाएगा कि आपकी वॉल्यूम जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपको कितना H2O2 की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर है नहीं। इसलिए जनरल लैंग्वेजेस में, इंडस्ट्री में वॉल्यूम स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं, उससे हमारा सारा काम ही आसान होता है। कैसे, ये समझना, डेफिनेशन क्या होती है और इसका मीनिंग क्या है। देखो, अगर मैं मोलैरिटी की जगह वॉल्यूम स्ट्रेंथ में समझाता और मैं कहता यार इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 5, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 8, तो देखो कितना आसान काम होता आपके लिए। सपोज ये A है सॉल्यूशन और ये B है, तो इसको मोलैरिटी से भी रिप्रेजेंट करते सकते हैं और इसको वॉल्यूम स्ट्रेंथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ़ायदा क्या है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का? देखो, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं 5, जिसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब देखो, अगर मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप किसी सॉल्यूशन का देते हो 8, तो मेरे दिमाग में आएगा कि यार ये वाला जो सॉल्यूशन है H2O2 का, अगर मैं इसका 1 ml लेता हूँ, 1 ml, तो वो मुझे 8 ml ऑक्सीजन का देगा STP पे। अब मुझे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट 16 ml की है, तो मैं इंडस्ट्री से सिर्फ 2 ml H2O2 का लूँगा, ये वाला। तो इसलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ से सीधे सीधे रिलेशन आ जाता है कि कितना ऑक्सीजन वो दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंग जनरल कॉन्वर्जेशन बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर मैं यही वाला H2O2 लेता और जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5 था, तो इसका मतलब क्या होता कि इस H2O2 का अगर मैं 1 ml लेता तो वो STP पे 5 ml ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करता। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसी भी H2O2 की वो वॉल्यूम होती है जो वो H2O2 1 ml ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होगा STP पे। पहले बताओ ये लाइन और लैंग्वेज क्लियर है? फिर मैं कैलकुलेशन बताता हूं कैसे करनी है। कोई डाउट है तो फटाफट बताना। फाइन, चलो, नो डाउट। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है कि 1 ml H2O2 प्रोड्यूस x ml ऑक्सीजन एट STP, देन द वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज x ml। अब इसी लैंग्वेज को कैसे रिलेट करते हैं नॉर्मेलिटी से, ये समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है H2O2 का और इसकी नॉर्मेलिटी है कैपिटल N। कितनी है? कैपिटल N। अब मुझे इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको कैसे करूंगा? देखो, नॉर्मेलिटी अगर N है तो क्या मैं एक बार और ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास 1000 ml हैं, कितने? 1000 ml, तो उसमें ना N इक्विवेलेंट H2O2 के होंगे, N इक्विवेलेंट H2O2 के। तो अगर नॉर्मेलिटी N है तो 1000 ml में N इक्विवेलेंट H2O2 के होंगे, ठीक है। अगर मैं 1 ml लेता हूं, मैं वापस से 1 ml क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 1 ml कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, वही होता है। तो N/1000 इक्विवेलेंट H2O2 के होंगे।
तो जिसकी नॉर्मेलिटी n है, अगर मैं उसका 1 ml लूँगा तो n/1000 इक्विवेलेंट H2O2 के उसमें होंगे। अब आप सोचो, अगर n/1000 इक्विवेलेंट H2O2 के हैं तो यहाँ पे H2O2 का n फैक्टर कितना है, डिस्प्रपोर्शनेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 आएगा। तो क्या मैं ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और चेंज करूँ कि 1 ml सोल्यूशन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ n/2000 मोल ऑफ H2O2, 2000 मोल ऑफ H2O2। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्विवेलेंट मोल में आ गया। मैंने इक्विवेलेंट को मोल में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मैं डिस्प्रपोर्शनेट में इक्विवेलेंट यूज नहीं कर सकता, है ना। तो अब मुझे ये पता चला, या जिस सोल्यूशन की आप बात कर रहे थे जिसकी नॉर्मेलिटी कैपिटल N थी, अगर मैं उसका 1 ml लेता हूं तो उसमें इतने मोल H2O2 के होंगे। अब मोल तो हर जगह वैलिड है, चाहे वो डिस्प्रपोर्शनेट है या नॉर्मल रिएक्शन है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या ये बोल सकते हैं 1 ml H2O2 प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 1 ml H2O2 प्रोड्यूस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या ये लाइन ऐसी वैलिड है कि इतने मोल H2O2 के कितने ml प्रोड्यूस करेंगे? तो मैं लिख रहा हूं 1 ml H2O2 प्रोड्यूस n/4000 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यही होगा ना, n/4000 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आप सोचो कि STP पे 1 मोल 22.4 लीटर का होता है, तो क्या ये मोल को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 ml H2O2 विल प्रोड्यूस n/4000 मल्टीप्लाइड बाई 22400 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP, यही होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना तो ये आता है 5.6। तो ये 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, जरा ध्यान से देखो, 1 ml H2O2 produce how many ml of oxygen at STP is known as वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसीलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी। तो अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्लियर है, अगले पार्ट में आ जाओ फटाफट। ठीक है, क्लियर है, लिख रहे हो। अमन कुमार, हर चीज इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ओलियम स्ट्रेंथ, डबल टाइट्रेशन, पूरे स्टोइचोमेट्री में इसी से तो क्वेश्चंस आते हैं। और इंपॉर्टेंट क्यों पूछ लिया, कितना सिंपल सा तो है, धीरे धीरे बताया। ठीक है, फाइन। तो अब आते हैं हम अगले पार्ट में। ये बताओ, ओलियम स्ट्रेंथ क्लियर है? मैं स्किप कर सकता हूं क्या? ओलियम स्ट्रेंथ रश्मि जी हर जगह वैलिड है, क्यों हर जगह वैलिड नहीं होगा? अगर आप H2O2 की बात करो तो H2O2 में हर जगह वॉल्यूम स्ट्रेंथ वैलिड है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने पहले ही कहा था सिर्फ H2O2 के लिए वैलिड है। ठीक है, इट इज ऑलवेज 5.6 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मेलिटी, चतुर्वेदी। ठीक है, चलो, सब कह रहे हो ओलियम भी बताना है तो सुनो। देखो होता क्या है, ओलियम के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम करते हैं वो। ये H2SO4 है। सोल्यूशन केमिस्ट्री में ना दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या है? एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। कभी आप केमिस्ट्री लैब में बहुत बार गए होगे। आप ना पोटाशियम परमैंगनेट का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। तो क्या कैसे प्रिपेयर करोगे? आप पोटाशियम परमैंगनेट के 1 मोल ले लोगे, उस 1 मोल पोटाशियम परमैंगनेट को थोड़े से पानी में डालोगे, उसको अच्छे से मिला लोगे और उसमें फिर पानी डालोगे। पानी डालने के बाद 1 लीटर जब बन जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ 1 मोलर हो जाएगी। तो 1 मोलर पोटाशियम परमैंगनेट आपने बनाया आज लैब में। अब आप उसे लैब में रहने दो और घर आ जाओ। दूसरे दिन दोबारा जाओ और उसकी मोलैरिटी दोबारा चेक करो। तो आप देखना मोलैरिटी ना 1 मोलर से कम हो चुकी होगी। अब पॉइंट है कि कम क्यों हुई? कम इसलिए हुई क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर से ना वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये इतना हाइड्रोस्कोपिक है, ये एटमॉस्फेयर से वाटर छोड़ो, जिस कंटेनर में आप लेते हो उसमें अगर हाइड्रेटेड वाटर है तो वो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप बना रहे हो तो ये तो बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या 100% सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा लंबे समय तक बनाना पॉसिबल है? आंसर है नो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री में एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करते हैं वो। जैसे कि आपको पता है ना, एक बार जेईई में क्वेश्चन पूछा था, क्लोरोफॉर्म में इथेनॉल डालते हैं। उसका रीज़न क्या था?
कि क्लोरोफॉर्म एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना CHCl3 इज कन्वर्टेड टू COCl2 दैट इज फॉस्जिन विच इज पॉइजनस इन नेचर, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता था। और इथानॉल डालने पे क्या होता था कि इथानॉल उसके सरफेस में होता है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा इथानॉल खुद ऑक्सीडाइज होकर इथानॉल बनेगा और वो पॉइजनस नहीं था, तो आपके क्लोरोफॉर्म को प्रोटेक्ट करता था। ठीक उसी तरह अगर मुझे प्योर 100% H2SO4 चाहिए, तो वो अगर मैं इंडस्ट्री में 100% बना भी दूं तो वो रास्ते में बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको 100% कभी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और इसके अंदर फ्यूमिंग करते हैं SO3 गैस की। ये जो बबल्स है ना, ये SO3 गैस के हैं, तो SO3 इसके अंदर फ्यूमिंग की गई है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो जब ये जो सोल्यूशन है H2SO4 प्लस SO3 का, H2SO4 प्लस SO3 इस सोल्यूशन को कहते हैं ओलियम। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो वाटर के साथ ये SO3 रिएक्ट करेगा और ये H2SO4 बना देगा, यानी वाटर तो रहा नहीं, H2SO4 और बनने लगा। तो इससे क्या हुआ, आपको प्योर 100% H2SO4 मिल जाएगा, जिस एक्सपेरिमेंट के लिए आप प्योर और 100% H2SO4 चाहते हो। तो ये पर्पज़ है ओलियम का कि आपको 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड मिल पाए। अच्छा, अब इसमें एक नई प्रॉब्लम क्या है, नई प्रॉब्लम ये है कि जनरली इंडस्ट्री में ना रेट्स वेट के हिसाब से मेज़र करते हैं कि अगर आप ओलियम खरीदते हो तो उनको पता है आप ओलियम शायद इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको H2SO4 की ज़रूरत है। अब आप 100 ग्राम ओलियम खरीदो, कितना, 100 ग्राम, लेकिन उनको ये भी पता है यार हम तो 100 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन इस 100 ग्राम में H2SO4 और SO3 हमने दोनों मिलाया है। अभी जब रास्ते में चलेगा ये तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड बनना स्टार्ट होगा। तो आप 100 ग्राम खरीद रहे हो लेकिन शायद वो 110 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए जब पूरी तरह से वाटर एब्जॉर्ब कर ले। अब सवाल है 110 ग्राम पे कन्वर्ट होगा या 108 ग्राम पे होगा या 105 ग्राम पे होगा, ये तो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि SO3 की फ्यूमिंग कितनी की गई है। इसलिए इसके कॉस्ट के लिए ओलियम स्ट्रेंथ डिफाइन की गई है। अब ओलियम स्ट्रेंथ के बेसिस में कॉस्टिंग निकाली जाती है ओलियम की। अब ओलियम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हर ओलियम में ना एक स्टिकर लगा देते हैं वो, और उस स्टिकर में लिखा रहता है दिस इज 107%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जिसमें 107% ओलियम लिखा है उसका मतलब है कि अगर आप 100 ग्राम ओलियम का खरीदोगे तो वो जब पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो 107 ग्राम का हो जाएगा। इसका मतलब आपको कॉस्ट कितने की देनी है, 107 की। ठीक उसी तरह अगर 110% लिखा है, इसका मतलब अगर आप 100 ग्राम ओलियम का खरीदते हो तो वो 110 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का देगा। तो इस तरह से ओलियम की परसेंटेज के ऊपर ओलियम की कॉस्टिंग डिफाइंड होती है। ये लाइन सबके समझ में आ गई होगी। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये समझते हैं। पहले ओलियम स्ट्रेंथ सबके समझ में आया क्या है, परसेंटेज। अगर ये कहा जाए कैलकुलेट करना, नोटबुक और पेन रेडी रखना, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो इस क्लास के वक्त। चलो मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक ओलियम है और इस ओलियम की परसेंटेज है 108%। तो 108% लेबलिंग है। व्हाट डज इट मीन कि इफ़ यू टेक 100 ग्राम ओलियम मिक्सचर इट विल गिव यू 108 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर इसकी परसेंटेज 108 है तो आप बताओ इसमें फ्री SO3 कितने हैं। ये फ्री SO3 वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, मेंस में भी और एडवांस में भी। तो फटाफट कैलकुलेट करके बताना, अगर कैलकुलेटर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जल्दी। बिना कैलकुलेशन के भी आता है तो कर सकते हो। राघव मुझे पता था 8 लिखोगे आप, मतलब आप कोई ना कोई ज़रूर 8 लिखेगा, 8 होगा नहीं। शालिनी ने भी 8 लिख दिया। 108 को देखते ही लगता है कि 8 ही होगा फ्री SO3, क्योंकि 100 तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया होगा। आकाश रॉन्ग। और जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑप्शन में 8 भी होता है। मेघना ठाकुर आपने भी गलत किया। जैनब कैलकुलेट किया आपने? या मुझे आंसर याद नहीं, इसलिए मैं बहुत सारे कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। मोल से भी कर सकते हो रश्मि, उससे भी कर सकते हो आप। शुभम नो। चलो जैनब ने कैलकुलेट किया है मेरे को लगता है।
हाँ तो 2 राघव, दोनों राघव दोनों के गलत हैं। एक का 8 आया, तेरा 7 आया, दोनों ही गलत हैं। शुभम 35.5 माइट पॉसिबल कि आपका ठीक हो, क्योंकि मनन का भी उतना ही आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 35.5 आ रहा है, अनन्या सिंह का भी उतना ही आ रहा है। तो आई होप 35.5 इज़ करेक्ट आंसर। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बट सबसे आसान तरीका क्या है सोचने का? सबसे आसान तरीका है कि यार अगर मैं 100 ग्राम ओलियम लेता हूँ, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ H2SO4 प्लस SO3, यही दो चीज़ें होंगी ना। और 108% का मतलब है इससे आपको सिर्फ H2SO4 मिल रहा है। कितना? 108। तो आपको ये बताना है कि इस 100 ग्राम में SO3 कितना परसेंट था, यही तो बताना था। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे आसान तरीका तो ये है कि सबसे पहले हम ये सोच लें कि यार कोई चीज़ 100 ग्राम थी तो 108 कैसे हो गई, वेट कैसे बढ़ा। इसका मतलब उसने कुछ तो एब्जॉर्ब किया। क्या एब्जॉर्ब किया? वाटर एब्जॉर्ब किया। तो कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर मैं लगाऊं तो क्या ये स्टेटमेंट देना ठीक होगा, चाहे कुछ भी हो, 8 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ है इस सोल्यूशन में। इससे आप कन्विंस्ड होगे। अब वो वाटर ने क्या किया इसको देखते हैं। एक्चुअली हुआ ये होगा कि नाउ दिस SO3 रिएक्ट विद दिस वाटर टू गिव H2SO4। इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस है ये 3 + 1 4 2 H, ये ऑलरेडी बैलेंस है। कितना ग्राम वाटर एब्जॉर्ब हुआ है? 8 ग्राम। कितने मोल वाटर एब्जॉर्ब हुए? 8/18। सो दिस इज द मोल ऑफ वाटर विच इज एब्जॉर्ब। 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3। तो SO3 के मोल्स कितने हो गए हमारे पास? तो मोल्स ऑफ SO3 ये भी हो गए 8/18। अच्छा, वेट ऑफ SO3 निकाल लेते हैं आप। वेट ऑफ SO3 हो जाएगा 8/18 मल्टीप्लाइड बाई 80। कितना आ रहा है ये? 8 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 80, 35.5। बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, तो ये आया 35.5। तो इसका मतलब है यहां आंसर हो जाएगा 35.55%। सही है? तो 35.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब मुझे लगता है ओलियम सबके समझ में आ गया, वॉल्यूम सबके समझ में आ गया। तीसरी चीज जो आपने कमेंट में लिखी थी, जिसकी थ्योरी पढ़नी थी, वो था डबल टाइट्रेशन। तो मैं सीधे डबल टाइट्रेशन में आ जाता हूं। आई होप सिंपल और बैक आपको आता होगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइट्रेशन अगर आप करते हो ना, तो उसके दो तरह के पर्पस होते हैं। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इन दोनों में ही टाइट्रेशन यूज होता है, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक सा बता रहा हूँ सो दैट डबल टाइट्रेशन बहुत क्लियरली समझ आए, ठीक। आयुष, अब थोड़ा बैक टाइट्रेशन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत चीज़ें कैसे डिस्कस करूंगा। स्टिल अगर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं टाइमली, टाइम बचता है, तो बैक टाइट्रेशन भी करा दूंगा, नहीं तो बैक टाइट्रेशन में कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो, टाइट्रेशन के 2 पर्पस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आपको ना मैं एक वाइट पाउडर देता हूँ। अच्छा, अब ये वाइट पाउडर जो है, इफ द कंटेनर इज क्लोज देन देयर इज नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। कैलाश, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? कॉस्टिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इंडस्ट्री में आप बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एज्यूम कर रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और कंटेनर को परफेक्टली क्लोज करते हैं। एक परफेक्टली क्लोज्ड कंटेनर बहुत एक्सपेंसिव होता है। उस इतना, जैसे गोल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड को कभी नहीं करते। तो वो एक जनरल मेथड से ही जाता है। दूसरी बात है, कंटेनर बहुत रेयरली हमें मिलते हैं जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं। हम ग्लास में करते हैं, तो ग्लास से भी हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए फिर लेयरिंग करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका SO3 डालो, सब कुछ सही है। तो अब आते हैं हम टाइट्रेशन में। तो मैं कह रहा था कि आपको ना मैं एक वाइट पाउडर देता हूँ। अब ये वाइट पाउडर हो सकता है मैंने चॉक को मेल्ट किया, चॉक को एकदम क्रश करके आपको दे दिया, और मैंने आपको ये पूछा, ये बताओ ये वाइट पाउडर है कौन सा। तो अब आप कैसे बताओगे? यू डू n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द सॉल्ट विच इज गिवन टू यू। तो व्हाइट पाउडर जो मैंने आपको दिया, उसके लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करोगे। तो आप समझना, आपके एक्सपेरिमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है, क्या निकालना चाहते हो? नाम किसका? व्हाइट पाउडर का।
तो इस तरह की एनालिसिस जहां आप वाइट पाउडर या कोई अननोन सॉल्ट कौन सा है ये कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट माना आपने इसलिए बोल दिया ना क्योंकि मैंने चौक बोला, मेरा पर्पज़ है, हो सकता है कि वो सॉल्ट भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब आप किसी भी अननोन सॉल्ट की इस तरह की एनालिसिस करते हो जहाँ पे आप ये जानना चाहते हो कि सॉल्ट कौन सा है, उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हमारे सिलेबस में है, जिसमें आप अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हो, ये समझने की कोशिश करते हो कि यार सॉल्ट कौन सा है। अब एक और दूसरी एनालिसिस को सोचते हैं, ये तो होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास ना कैल्शियम कार्बोनेट है वाइट कलर का, बता दिया आपको, और मैंने उस कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़े से पानी में डाल दिया, ये बॉटल में पानी दिख रहा होगा आपको। अब डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिलाया, शेक किया और मिला दिया, और ये पानी या ये सोल्यूशन आपको दे दिया और आपको बोला कि ये बताओ यार इस सोल्यूशन में कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इसको जब आप ये निकालना चाहते हो इसमें कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो एनालिसिस कितने टाइप की हो गई? दो टाइप की, एक क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप ये जानना चाहते हो सॉल्ट का क्या नाम है, और क्वांटिटेटिव में आप ये जानना चाहते हो सॉल्ट का अमाउंट क्या है। इन दोनों एनालिसिस में टाइट्रेशन यूज होते हैं। स्टोइचियोमेट्री जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मेनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं और उसी टाइप की कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं। डबल टाइट्रेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और डबल टाइट्रेशन बहुत सारे सॉल्ट शो करते हैं, लेकिन जो जेई का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर टाइट्रेशन है। ठीक है, अब देखो ये कैसे करते हैं और ये होता क्या है। स्टेप्स पे डाउट आया ना तो वही स्टेप में पूछना, जब कंप्लीट करूंगा फिर मत बोलना कि पूरा ही बता दो एक बार। एक एक स्टेप धीरे धीरे लिखूंगा, आराम से सुनना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो, मान लेते हैं कि एक देयर इज अ कंटेनर है ना, इस कंटेनर में मेरे पास Na2CO3 है और NaOH है। देयर आर टू टाइप ऑफ बेस, और इसको आप टाइट्रेट करो HCl के साथ। HCl, इसकी नॉर्मेलिटी आपको पता है, और टाइट्रेशन करो और ये बताओ इन दोनों का वेट कितना है। अब आप सोच के देखो कि अगर मैं ना आपको, बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल टाइट्रेशन में आप क्या करते हो कि लेट्स से दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ HCl, तो HCl का आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया, उसको पानी में डाला, अच्छे से मिलाया, और आप ये जानना चाहते हो यार HCl कितना है, तो इसके लिए आप NaOH लेते हो, ड्रॉप वाइज ड्रॉप NaOH आप इसमें डालते हो। जिस मूवमेंट पे NaOH इतना आपने डाला कि HCl खत्म हो गया, आप डालना बंद कर देते हो, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वल रिएक्शंस हुई, तो पता चल गया भाई कितना था। इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट जो अभी आपको मैंने टाइट्रेशन का लॉजिक समझाया वो अगर मैं करूं, तो ड्रॉप बाई ड्रॉप HCl आया, चलो मान लेते हैं कि 70 ml HCl इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितने हो गए? 70 मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। चलो मान लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ HCl क्वेश्चन में गिवन है 2, तो 70 इंटू 2 140 हो गए ना। तो अब आप बोलोगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट टाइट्रेशन इज 140, क्योंकि दोनों रिएक्ट कर गए। तो अब आप कैसे लिखोगे? अब आप ऐसे लिखोगे कि यार मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है, क्योंकि दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोनों बेस हैं, वो हो जाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 Na2CO3। अब इसके मिली इक्विवेलेंट कितने क्वेश्चन में गिवन थे? 140। अब मेरे को क्या निकालना था? इसका वेट। तो इसका वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ NaOH बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH मल्टीप्लाइड बाई NaOH का एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1000 हो गए मिली इक्विवेलेंट, प्लस इसका वेट ले लेते हैं W2 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3। Na2CO3 कितने H प्लस ले रहा है? 2, तो इंटू 2 इंटू 1000, ये एक्सप्रेशन बना। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम क्या है? यू नो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH एंड Na2CO3 बट वन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल W एंड W2। तो एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ गए तो क्या ये वाले सॉल्ट का सिंपल टाइट्रेशन से आंसर आएगा? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो क्वेश्चन में ये गिवन हो कि इन दोनों का वेट 10 ग्राम है, फिर तो एक का x दूसरे का 10 माइनस x हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल टाइट्रेशन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अगर इस वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं कर सकता तब हमें जरूरत पड़ती है डबल टाइट्रेशन की। तो वो डबल टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस को टाइट्रेट करने के लिए डबल टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं।
यहाँ तक सब पहले पर्पस समझ आया डबल टाइट्रेशन का। अब डबल टाइट्रेशन से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इसकी बात करूंगा, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अच्छा अब डबल टाइट्रेशन में आने से पहले एक छोटी सी चीज और जरूरत पड़ेगी, और वो है इंडिकेटर्स की। ऑल ऑफ यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द इंडिकेटर्स। सबको इंडिकेटर के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट है, इंडिकेटर काम कैसे कर रहे होते हैं, है या नहीं? पहले ये बताओ, है तो थोड़ा 5 मिनट बच जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर राइटिंग यस। तो देखो इस टाइट्रेशन में ना इंडिकेटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसका रीजन क्या है, इंडिकेटर को ना इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या टाइट्रेशन कर रहे हो, आप कौन सी रिएक्शन करते हो, आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। इंडिकेटर में सिर्फ एक चीज़ चलती है और वो है पीएच। अब क्यों चलती है? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड है और सबको याद भी होगा। तो हर एक इंडिकेटर एक पर्टिकुलर पीएच पे ही कलर चेंज करता है, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम वहीं पे सेट है। ली चार्टियर प्रिंसिपल अगर आप यूज़ करो तो चलो मान लेते हैं कि मैंने 2 इंडिकेटर चूज़ किया, ठीक है। अब कौन कौन से इंडिकेटर मैंने चूज़ किए? मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज का कलर तब चेंज होगा जब 6 से 6.5 के आसपास पीएच आएगा। दूसरा है मेरा फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन अपना कलर चेंज तब शो करता है जब सॉल्यूशन का पीएच 8.5 से 9 के आसपास है। चलो, तो क्या ये कहना ठीक होगा? मिथाइल ऑरेंज अपना कलर तब चेंज करता है जब सॉल्यूशन वीक एसिडिक होते हैं, जबकि फिनोप्थिलिन अपना कलर चेंज तब शो करते हैं जब सॉल्यूशन वीक बेसिक होते हैं। तो दीज आर द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। क्लियर? अच्छा, अब आप सोचो कि मैंने क्या किया, इसका टाइट्रेशन करना था तो मैंने ना कुछ ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज के इसमें डाले, कुछ ड्रॉप फिनोप्थिलिन के इसमें डाले, तो मैंने 2 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर डाल दिए। इन जनरल जब आप टाइट्रेशन करते हो तो यू रिक्वायर्ड ओनली 1 इंडिकेटर। इस टाइट्रेशन में आप 2 इंडिकेटर यूज करते हो, इसलिए इसको डबल टाइट्रेशन भी कहते हैं। अब 2 इंडिकेटर करेंगे तो 2 एंड पॉइंट आएंगे, 2 एंड पॉइंट आएंगे, इसलिए इसको डबल टाइट्रेशन भी कहते हैं। अब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप एक ही के साथ दोनों सॉल्ट का आंसर निकालना चाहते हो, जो सिंपल से पॉसिबल नहीं था। विल इंडिकेटर चेंज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? नो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गोपाल राजू नहीं चेंज होता, जनरली 1 या 2 ड्रॉप तो डालते ही है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर 3.1 से 4.4 बताया था, बिल्कुल सही है। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो रेंज है एक्चुअली टेम्परेचर और वॉल्यूम डिपेंडेंट भी है। अभी फिलहाल तो मैंने वीक एसिडिक लिया है, तो वीक एसिडिक 6.6 से 6.5 के आसपास है। इंडिकेटर का जो पीएच है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है, पीके दिया है, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैंने समझाने के लिए एक वैल्यू या रेंज लिखी है, तो मैं याद रखना है, तुम इतना याद रखो, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज तब शो करेगा जब सॉल्यूशन वीक एसिडिक होगा, फिनोप्थिलिन तब करेगा जब सॉल्यूशन वीक बेसिक होगा। रेंज निकालना आसान काम है, अगर के की वैल्यू दे दें तो रेंज 2 मिनट में निकल जाएगी, ठीक है। तो रेंज की अभी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कि ये 2 इंडिकेटर काम कैसे कर रहे होंगे। टाइम t इक्वल टू 0, जब आपने एक भी ड्रॉप HCl का नहीं डाला, उस समय पे इस कंटेनर में 2 स्ट्रॉन्ग बेस थे, NaOH था और Na2CO3 था। किसी भी सॉल्यूशन में सर इंडिकेटर तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ना, सो पीएच रेंज में वेरी कर सकती है वेरी, बट तुम उस रेंज पे क्यों चले जा रहे हो? रेंज को छोड़ देते हैं। अगर आप इंडिकेटर का रेंज ही कैलकुलेट करना चाहते हो तो रेंज तुम ऐसे निकाल सकते हो यार, पीएच इक्वल टू पी के इंडिकेटर प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड पार्ट बाय आयोनाइज्ड पार्ट। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता है, ये आप यहाँ पे रख दो, पी के की वैल्यू आपको पता है, आपको पीएच की रेंज आ जाएगी। तो अलग अलग रेशियो में अगर कलर चेंज हो रहा है तो पूरी रेंज ही निकाल सकते हो आप, बट उसकी अभी ज़रूरत तो है नहीं, अभी टाइट्रेशन पे फोकस करते हैं। तो एनीवे, तो मैंने दोनों इंडिकेटर यूज़ किया है। अब जिस कंटेनर में 2 स्ट्रॉन्ग बेसेस होंगे, Na2CO3 और NaOH जैसे, उस कंटेनर का टाइम t इक्वल टू 0 पे पीएच बहुत ज़्यादा रहा होगा। हो सकता है कि पीएच उस समय पे करीब 13, 12 इस तरह से रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ NaOH एंड Na2CO3 विच यू आर गोइंग टू यूज़। जरा फटाफट बताना, टाइम t इक्वल टू 0 में जब ये 2 बेस थे, टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, आपने दोनों इंडिकेटर डाले, तो कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज शो करेगा? मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलिन? फास्ट करना।
विच इंडिकेटर विल शो चेंज इन कलर? प्रियांश, करेक्ट. प्रभांजा थोड़ा फास्ट है, सॉरी मैं नाम ले नहीं पाया, बट बहुत सारे बच्चे फिनोप्थिलिन लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे फिनोप्थिलिन लिख रहे हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं कोई चेंज नहीं करेगा. तो कोई चेंज नहीं करेगा वाला सही है. जो फिनोप्थिलिन लिख रहा है उसके कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुए शायद. देखो बहुत सिंपल सी बात है, इंडिकेटर को ना आपके रिएक्शन से मतलब नहीं है, इंडिकेटर को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, और वो है आपके सोल्यूशन का पीएच क्या है. ये बताओ फिनोप्थिलिन कलर चेंज कब शो करता है? जब पीएच होता है 9 या 8.5 के आसपास. जब मैंने कहा 2 स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं और पीएच 13 है, तो 13 पे क्या फिनोप्थिलिन कलर चेंज शो कर सकता है? आंसर है नहीं. मिथाइल ऑरेंज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. तो इसका मतलब है दोनों ही इंडिकेटर कलर चेंज शो नहीं करेंगे टाइम t=0 पे. अब आप सोचो, आप पहला ड्रॉप HCl का डालते हो, तो HCl क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पहले ना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा. एंड वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बेस, वन इज NaOH एंड सेकंड इज Na2CO3. इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH. तो पहले NaOH रिएक्ट करेगा. तो रिएक्शन को समझते हैं. देखो NaOH react with HCl to give NaCl plus H2O, whereas Na2CO3 when react with HCl it will give you NaHCO3 plus NaCl at first, and in the second step NaHCO3 react with HCl to give H2CO3 plus NaCl. So we have 3 different type of reaction, first, second, third. तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, उसको समझना. अगर नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछना. टाइम t=0, बाद में मैं इसको मिटा दूंगा. ये इंडिकेटर की रेंज मिटा रहा हूँ, थोड़ी स्पेस मिलेगी. अब सबको याद भी हो गया होगा. देखो टाइम t=0, HCl का जो आपने एडिशन किया वो 0 ml है, क्योंकि टाइम t=0 में टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ. अगर मैं pH की बात करूं तो pH है 13. कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि रेंज किसी की नहीं आ रही थी. अब आप जैसे ड्रॉप वाइज ड्रॉप HCl डालोगे ना, तो HCl पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. तो जैसे ही NaOH कंज्यूम होना स्टार्ट होगा, pH पहले 13 था, NaOH कंज्यूम हुआ तो pH 13 से नीचे आया 12. अब 12 आया क्यों? क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप HCl के डालने से जैसे जैसे NaOH कंज्यूम होंगे pH 13, 12 ऐसे ऐसे आते गए. अब आप सोचो NaOH खत्म, कंप्लीटली कंज्यूम बाय HCl एंड द pH डिक्रीज टू 10. क्या फिनोप्थिलिन कलर चेंज शो करेगा? आंसर इज नो, क्योंकि फिनोप्थिलिन की रेंज तो 9 से स्टार्ट है. अगर फिनोप्थिलिन ने कलर चेंज शो ही नहीं किया तो क्या आपको पता चलेगा NaOH खत्म हो गया? आंसर इज नो, क्योंकि कलर ही चेंज नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा? तो क्या आप HCl डालना बंद करोगे? नो, आप HCl अभी भी डालोगे. तो अब अगला ड्रॉप जो HCl का आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? Na2CO3 के साथ. तो अब Na2CO3 धीरे धीरे रिएक्ट करने लगा और NaHCO3 में कन्वर्ट होने लगा. द मूवमेंट Na2CO3 इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू NaHCO3, उस समय pH स्ट्राइक करता है 9 को. तो वो टाइम था T. टाइम t=T. और यहां पे ना मान लो XML HCl का यूज हुआ और अब pH स्ट्राइक कर गया 9. कौन सा इंडिकेटर कलर चेंज हो कर देगा? फिनोप्थिलिन. तो दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट एंड पॉइंट. तो क्या ऐसा स्टेटमेंट देना ठीक होगा? फर्स्ट एंड पॉइंट पे NaOH कंप्लीटली कंज्यूम, Na2CO3 is completely consumed, Na2CO3 is converted to NaHCO3 100%, and the solution consists of only one base after first endpoint, that is NaHCO3. अब बताओ इसमें कोई डाउट है? तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट एंड पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्ट एंड पॉइंट जिसमें फिनोप्थिलिन ने कलर चेंज शो किया, उस समय पे NaOH कंप्लीटली कंज्यूम हो गए और Na2CO3 भी कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, और ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के इक्वल रहे होंगे. सही है? अच्छा, अब इस पार्ट को हटा रहा हूं मैं. अब सॉल्यूशन का कलर फिनोप्थिलिन की वजह से चेंज हो चुका है और आपने टाइट्रेशन रोक दिया. आदर्श ये ऐसा मत सोच कि NaOH पूरा कंज्यूम नहीं होगा तो क्या होगा. ये एक स्टैंडर्ड टाइट्रेशन की वैल्यूज हैं, तो
तो तुझे ये देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर टाइट्रेशन में अगर NaOH पूरा कंज्यूम ही नहीं होता तो शायद आज हम डबल टाइट्रेशन पढ़ ही नहीं रहे होते। तो अगर आप लैब में भी करोगे तो पूरा कंज्यूम होता है, तभी ये कलर्स आते हैं, तभी हम ये सारी चीज़ें पढ़ भी रहे हैं। तो इसलिए वो मत सोच, तू ये बस सोच कि हाँ, फिनॉप्थिलिन के टाइम में ये दो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, pH 8 पे आ जाएगा, सॉरी 9 पे आ जाएगा और हमें फर्स्ट एंड पॉइंट मिल जाएगा। दोनों साथ में जनरली नहीं होते हैं आकाश। क्या होता है कि जब आप HCl डालते हो तो जो पहले बेस स्ट्रांग होता है वो पहले रिएक्ट करता है। अब बफर बन रहा होगा बीच में, तो बफर बनेंगे ही, बट उससे क्या फ़र्क पड़ा, अभी तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। तन्मय को हमेशा डाउट रहता है कि क्या पता 9 ना हो, तो ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं जो नहीं पता होती, तो इसलिए उस पार्ट में मत जा, होगा उतना ही, ठीक है। तो अब NaOH के मिली इक्विवेलेंट और Na2CO3 के मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर हो गए। एक छोटी सी चीज़ और बताओ आप, यहाँ पे NaOH का एन फैक्टर तो 1 है, Na2CO3 का एन फैक्टर हम कितना लेंगे ये बताओ। Na2CO3 का एन फैक्टर हम कितना लेंगे इस केस में? मनन करेक्ट, नवजोत करेक्ट, अरे वाह, सबका ही करेक्ट है। एक बच्चे ने गलत लिखा है, 2 बच्चों ने गलत लिखा है। अब गलतियां बढ़ रही हैं, बहुत आसान है। देखो Na2CO3 किस में कन्वर्ट हुआ? NaHCO3 में। तो यहाँ पे Na2CO3 किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। क्यों कर रहा है? सॉरी, बेस की तरह। क्यों कर रहा है? क्योंकि H+ कंज्यूम कर रहा है। कितने H+ कंज्यूम कर रहा है? 1, इसलिए एन फैक्टर कितना है? 1। बहुत सारी बुक्स में 2 लिखा रहता है, उसका लॉजिक अलग है। तो इसका एन फैक्टर भी 1 है और इसका एन फैक्टर भी 1 है और मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl के बराबर होगा। दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट। अब आप बताओ, फर्स्ट एंड पॉइंट को रीड करने के बाद अब हम ये देखते हैं इस कंटेनर में बचा क्या है। अब इस कंटेनर में सिर्फ एक चीज़ बची है और वो है NaHCO3। अब आप दोबारा टाइट्रेशन स्टार्ट करते हो सेम HCl के साथ। किसके लिए? NaHCO3 के साथ। तो ड्रॉप वाइज ड्रॉप HCl डलता है, NaHCO3 रिएक्ट करता है। जैसे जैसे NaHCO3 रिएक्ट करेगा pH 9 से गिर के 8 फिर 7.5 आएगा। तो 8.5 से जैसे ही नीचे आता है ना, फिनॉप्थिलिन का जो कलर था वो गायब हो जाता है, फिर से सॉल्यूशन कलरलेस होता है। तो हम समझ जाते हैं कि हाँ, अब pH कम हो रहा है, तो हम HCl डालना कंटिन्यू करते हैं। द मोमेंट कंप्लीट NaHCO3 इज कंज्यूम्ड, सॉल्यूशन में सिर्फ एक चीज़ बचेगी, वो है H2CO3 जो कि बाइकार्बोलिक एसिड है, सॉरी कार्बोलिक एसिड है। अब कार्बोलिक एसिड है तो सॉल्यूशन सडनली एसिडिक होगा। अब एसिडिक हो गया तो कौन कलर चेंज शो करेगा? मिथाइल ऑरेंज। उसको हम कहते हैं सेकंड एंड पॉइंट। तो अब मैं ये लिख सकता हूं क्या कि सेकंड एंड पॉइंट जो आया वो किसकी वजह से आया? मिथाइल ऑरेंज की वजह से। तो सेकंड एंड पॉइंट मिथाइल ऑरेंज की वजह से हम ये लिख सकते हैं क्या? मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैन बी रिटन एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3। इसके बराबर होंगे क्योंकि इसी के साथ तो रिएक्ट कर रहा था। अब इसमें बहुत सिंपल सी बात क्या है कि इसके जितने मिली इक्विवेलेंट है इसके उतने ही मिली इक्विवेलेंट है, इसके भी उतने ही है। तो दिस कैन बी रिटन एज मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अब आप समझना, ये Na2CO3 का मिली इक्विवेलेंट आपको मिल गया कितना? इतना। इसको अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो NaOH भी मिल गए। तो आपको ना दोनों चीजों का पता चल गया एक सिंपल टाइट्रेशन से। इसलिए डबल टाइट्रेशन का ये फायदा है कि 2 बेसेस होंगे तो आप इजीली टाइट्रेट करके दोनों के वेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फाइन। अब एक बार अच्छे से पूरा देखो, अगर डाउट है तो पूछना, तब तक सॉल्यूशन पी लूं, आई मीन वाटर। प्रजापति, सेकेंड एंड पॉइंट में ना पहले तो ये समझना है कि जब तूने फिनॉप्थिलिन के साथ टाइट्रेट किया तो उसके बाद उस कंटेनर में सिर्फ NaHCO3 रहा होगा। तो वो NaHCO3 के साथ फिनॉप्थिलिन के प्रेजेंस में फिर से HCl रिएक्ट कर रहा है। तो जितना HCl यूज हुआ NaHCO3 के बराबर है, और जितना NaHCO3 है उतना ही आपके पास Na2CO3 भी है। ठीक है, चलो क्लियर हो गई बात, फाइन। सो अब देखते हैं कितने क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। तो मेरे को लगता है थ्योरी तो अब लगभग सारा हो गया। निखिल, अब लास्ट वाला दोबारा देखना पड़ेगा आपको, है ना। राघव, ऐसे याद मत रखना कि हमेशा फिनॉप्थिलिन फर्स्ट एंड पॉइंट और मिथाइल ऑरेंज सेकंड देगा। तू पीएच से याद रखना, हो सकता है चेंज करें वो तो आराम से पकड़ लोगे। नवजोत, सॉरी नवजय,
जनरली अगर जेई में क्वेश्चन पूछते हैं Na2CO3 और NaHCO3 के ऊपर बेस्ड रहते हैं, कोई दूसरे बेसिस वो लेते नहीं, अभी तक तो कभी लिया नहीं। ठीक, और लेंगे भी तो बताएंगे यार किसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है। ये 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी तो बहुत सारे इजी हैं, तो आप पेन और पेपर यूज़ करो, पेन पेपर और कैलकुलेटर दोनों यूज़ करो और डिस्कस करेंगे। 2018 मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिए, ईयर हो सकता है मुझे याद भी ना हो, लेकिन ये 2018 का है, तो 2018 पहले कर रहा हूँ, फिर 17, फिर 16, फिर 15, जहाँ तक टाइम अलाउ करे। तनवीर एन फैक्टर इक्वल हैं, इसलिए हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आप वो कहना चाह रहे हो कि Na2CO3 को मैंने NaHCO3 के इक्वल रखा था ऊपर, उसमें एन फैक्टर सेम था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर एन फैक्टर सेम नहीं होता तो फिर जैसे हमने चेंज करने की बात करी थी वैसे चेंज कर लेते आप। आंसर आ गया 8। रुक जाओ, मैं भी कैलकुलेट कर रहा था। 29.2 वेट बाय वेट 1.2 ग्राम, 1.25 डेंसिटी है, तो 1000 ml का 1250 ग्राम हो गए। उसका 29.2 ले लेते हैं हम, और 200 ml चाहिए तो इसके मोल निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 ml स्टॉक सोल्यूशन, 8 ml, रुक जाओ बताता हूँ। 8 ml आपका आ रहा है ना, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 29.2, दिस इज 3650 डिवाइडेड बाई 100, 365 आ रहा है। 365 है, ये हमारे मिली मोल, 200 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो इतने मोल चाहिए 1000 में, मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 माइनस 6, 8 आ रहा है। प्रियांशी 7.8 नहीं 8 ही आ रहा है। 8 इज द करेक्ट आंसर, मोरलेस सबने लिख दिया है ना। तो मुझे लगता है ये वाला एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, हालांकि मैंने वो लिए नहीं है क्योंकि मुझे लगा बहुत ईजी सा था, मैंने फिर भी वो लिए हैं जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट था। 8 ml इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े। एग्जैक्ट 8 है। या ज्योति तिवारी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है 8। तो ठीक है, एक्सप्लेन करते नहीं है, टाइम बच रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, आंसर तो लिखा हुआ है यहाँ, 8 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट परफॉर्म ए टाइट्रेशन। इजी क्वेश्चन है, अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को देखो। अनन्या सिंह वर्बली बता दीजिए। अच्छा, अब आप सारे क्वेश्चन वर्बली बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, नहीं आंसर मत लिखो आप, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दो।
आंसर 3 है वैसे इसका। तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन, किसी किसी को सिग्निफिकेंट फिगर पता नहीं होगा, तो जब आप टाइट्रेशन करते हो ना, आपने लैब में देखा होगा कई बार आपका टाइट्रेशन में जो रीडिंग आता है वो 10 आया, कई बार 10.5 आता है, कई बार 2.5 आ जाता है, तो मतलब 2.5 तो नहीं, आसपास आते हैं, तो आप क्या करते हो, एक एवरेज आउट लेते हो। तो ये भी जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, तो हम सबसे पहले ना एवरेज आउट कर लेते हैं। 25.2 प्लस 25.25 प्लस 25/3, एवरेज आउट कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद किसी ने लिखा था शायद 25.3 आया। अब सिग्निफिकेंट फिगर में तो आप पॉइंट को हटा देते हो, बस आप फिगर्स को काउंट करते हो और जीरो को काउंट नहीं करते। तो कितने आ रहे हैं, 3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। बहुत सारे बच्चों ने 3 लिख भी दिया है। ठीक है, फाइन। अब मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी में, ताकि जिससे नहीं हुआ वो समझ पाए। ठीक है, फाइन, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट में मूव कर जाए, जल्दी से बताओ। तो देखो इजी क्वेश्चन है ये, मत समझना एडवांस में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखो दोनों ही क्वेश्चन 2018 के हैं, दोनों रिलेटिवली बहुत इजी हैं। गौरी पूछ रहा है क्या ये क्या सच में प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन है यार? तुम्हारे पास बुक तो है बहुत सारी, देखो तो सही जाके। ऋषभ चौरसिया, डिजिट नहीं नंबर पूछा था, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डिजिट जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है वैसे। हाँ, डायमेंशन का है। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। 2018 में 3 क्वेश्चंस आए थे सीधे सीधे स्टोइचोमेट्री के। ज्योति ने किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, प्रीवियस ईयर है तो सारे किए ही होंगे। राघव, हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यार एग्जाम में। कभी देखा है कोई पेपर आपने? मैं क्या बता रहा हूं, आप सबने क्वेश्चन सारे देखे ही हैं, ऐसे डिफिकल्ट तो नहीं आते हैं। ये वाला करो, ये अच्छा है। अच्छा मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली बाकियों के रिस्पेक्ट में। मेघना, आपका आंसर आ गया? ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकियों का देख लेता हूं फिर बताता हूं। कैलकुलेशन एरर मत करो, तो फटाफट कैलकुलेट करो। अच्छा, सबके आप आंसर्स आने लगे, मुझे आंसर ध्यान नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सारे ही ले आए, क्या कर मिला ही नहीं वो। थैंक यू। कुछ ऐसा तो बताओ, मैं यहाँ से दिखा दूँगा। पिछली पीटी का चाहिए। चलो ठीक है, 7 आ रहा है आपका आंसर। एक बार मैं पहले आंसर देख लूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 7 इज़ द करेक्ट आंसर, तो सबका ही आया। ओह, दिख गया था, प्रियांशी ने सही कहा, मेरे को लगा मैं स्लाइड चेंज करा था उस समय दिख गया होगा, तो इसलिए बहुत जल्दी बता दिया आपने। तो फिर भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है शायद। इस क्वेश्चन ठीक से अगर देखो तो स्टोइचोमेट्री से ज़्यादा तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें स्टोइचोमेट्री तो बहुत कम यूज़ हुई है। आप देखो क्या है, सिल्वर एटम जिसका वेट दे रखा है, डेंसिटी 10.5 ग्राम है ना। तो क्या ये कह सकते हैं डेंसिटी 10.5 ग्राम का मतलब हुआ कि 1 ml अगर आप लेते हो तो उसका इतना ग्राम होगा। द नंबर ऑफ सिल्वर एटम द सरफेस दिस कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो। नेक्स्ट का भी आंसर लिख रहा है, मास बाय वॉल्यूम कैन बी रिटन एज 10.5 ग्राम। तो कैन आई राइट 10.5 ग्राम इक्वल टू 1 ml। हम ये लिख सकते हैं 1 ml इतने ग्राम का होगा।
अच्छा, 1 ml अगर इतने ग्राम का होगा तो ml को सेंटीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है क्या? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10.5 सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 108। 108। सो देखो, क्या ये लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 10.5 बाई 108 मोल ऑफ सिल्वर एटम। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो अब ये क्या आ गया कि भाई 1 ml अगर आप लेते हो तो उसमें इतने एटम सिल्वर के होंगे, लेकिन 1 ml का मतलब क्या हुआ? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या चाहिए? सरफेस चाहिए। थोड़ा चेंज करते हैं, है ना? यहां तक तो बहुत सिंपल सा था। तो क्या ये लिखूं कि 1 सेंटीमीटर में आपको कितने एटम्स होंगे? 10.5 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय Na क्यूब रूट। हमें तो सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था, तो हम ये लिख सकते हैं क्या? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा 2/3 10.5 108 मल्टीप्लाइड बाई Na। तो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना आ गया। हमें कितने में चाहिए था? 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻12 को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। स्क्वायर था इसलिए 10⁻8 कर लो। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर इतने एटम हैं तो 10⁻8 में कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि उसमें सारी वैल्यूज गिवन थी, तो आपको ये वाला टर्म निकालना था जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कहां तक क्या आंसर देख लिया आपने? पहले बताओ, ये क्लियर है, इजी है? नेक्स्ट का आंसर भी देखा हुआ वैसे, तो मूव करें आगे। कैलकुलेशन के बिना क्वेश्चन नहीं होगा प्रजापति, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हो अनन्या सिंह की 1 सेंटीमीटर का कुछ ये नहीं था। नहीं, उल्टा क्यों होगा नवजोत? तुम्हें तो मोल कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो कैलकुलेशन जल्दी ज़्यादा थी, तुमने बस फटाफट बता दिया। द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 एटम ऑफ NaS4O6। चलो थोड़ा फास्ट करो। अच्छा, इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, मतलब आप सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो मुझे लगता है आप बहुत आराम से इसका कर सकते हो। स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो देखो ऐसे बन सकता है क्या? S डबल बॉन्ड O S ओके। एंड हाउ यू डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट? हम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली डिफाइन कैसे करते हैं? कोई भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उस एटम को उस मॉलिक्यूल से बाहर लेके आओ तो उसमें क्या नेट चार्ज आएगा, यही तो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं इस सल्फर को बाहर लाता हूं तो क्या ये कह सकते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम दिस पोजीशन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम दिस पोजीशन, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम दिस पोजीशन। यहां से तो कुछ नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय दिस सल्फर इज एक्चुअली 5, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सल्फर बिकम +5। नाउ टेक दिस सल्फर, बोथ आर सल्फर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 0। इसकी कितनी? 0। इसकी कितनी? +5। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल, वन हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +5, अदर हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 2 सल्फर? 5 - 0। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 5। तो स्ट्रक्चर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर फैमिली स्पेसिफिकली उन दोनों के लिए। स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मानो तुम सल्फर की फैमिली जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें जितने स्ट्रक्चर दिए हैं वो एक नोट्स में बना लो और वो सारे पढ़ लो। वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, चाहे देखो इस वाले क्वेश्चन में इनडायरेक्टली यूज़ हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर तो जरूर देखने चाहिए। आप कितने स्ट्रक्चर ढूंढ लोगे पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 100। आप अगर 100 स्ट्रक्चर लिख लेते हो तो मुझे लगता है सब याद हो जाएगा। ठीक है, वेंकटेश बोल सकते हो बॉन्डिंग का, बट ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर था तो इसलिए मैंने स्टोइचोमेट्री समझ के इसमें डाला है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो पहले आराम से पढ़ो सेकंड वाला। इसका आंसर दिखा तो नहीं था? नहीं, इसका नहीं दिखा होगा। अरे थैंक यू, ऐसे ही पानी पिलाते रहा कर यार। शुभम, लंबा क्वेश्चन है बट मुझे लगता है 2000
17 का है। रुक जाए, एग्जैक्ट ईयर भी बताता हूँ। सेठ निखिल ने लिखा है 2016 का है, तो वो सही कह रहा होगा, उसने देखा होगा, तो 2016 का है। प्रजापति, आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड वन बुक ऑफ पी बहादुर। अगर आपका टॉपिक वीक है तो पी बहादुर के 100 सॉल्व क्वेश्चन कर ले, बहुत अच्छे से हो जाएगा यार। इजी चैप्टर है, तुम इसको देख के घबराओ मत। हाँ, वो क्वेश्चन चेंज हो जा रहा था। एनिमेशन चेंज हो गया। क्या स्लाइड बनाई है। पोस्ट को नाउ दिस इज फिक्स। किसी के भी आंसर नहीं आ रहे यार। देखो, पहली बात तो जब ये क्वेश्चन दिया तो कुछ बच्चों के कमेंट्स ये आए कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो यार मेंटली प्रिपेयर रहो एडवांस के लिए कि बड़े क्वेश्चंस आएंगे। बड़े क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो, तो इजी लगेगा तुम्हें। मैं अभी इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, ये बहुत इजी लगेगा। कुछ है नहीं, जब आप इतने बड़े क्वेश्चंस और इतने अच्छे क्वेश्चन कर ले रहे हो तो इसमें क्या है। देखो, एमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एमोनियम सल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4, है ना, और इसके साथ रिएक्ट कर रहा है CaOH होल ट्वाइस, जिससे आपको मिल रहे होंगे कैल्शियम सल्फेट। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ इसका आंसर, कैल्शियम सल्फेट प्लस एमोनिया प्लस वाटर, है ना। और ये जो एमोनिया है यहाँ जो बनी है, एज्यूमिंग दैट द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट। 100% कंप्लीट का मतलब कोई लिमिटिंग वगैरह कुछ नहीं देखना हमें। एमोनियम सल्फेट एंड इतना ग्राम NiCl, ठीक है। NiCl लिमिटिंग रिएजेंट याद है सबको, जब पढ़ा रहे थे तो सबको बोल रहे थे, याद है हमें, इनफैक्ट याद भी होगा। तो ये एमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, इससे आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, Ni NH3 होल 6 Cl2, करेक्ट। अब आप ये बताओ, ये रिएक्शन आपने लिख ली, इन सब का वेट दे रखा है, तो क्या इसको बैलेंस करने के बाद इसके वेट से एमोनिया का मोल निकल जाएगा, उस एमोनिया के मोल से इसका वेट आ गया। तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। अब बैलेंस कर लेना, बैलेंस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ऊपर में एमोनिया कितना बना और उस एमोनिया को नीचे रखना है, उससे ये आप कैलकुलेट कर लोगे कि इसके मोल्स कितने आ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रौनक कैसे पता चला, तो निकिल का एमोनिया के साथ बहुत कॉमन कॉम्प्लेक्स है NiNH3 होल 6 Cl2। ये कोऑर्डिनेशन में अगर आपने पढ़ा है तब आप ये बना पाओगे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ये बना ही नहीं पाओगे तो रिएक्शन नहीं लिख पाओगे। इसमें पूरी चीज़ ही रिएक्शन लिखने की थी। रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो, उसके बाद जो डेटा है वो तो सिंपल सा मोल है। इतने डिफिकल्ट मोल की कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए, इसमें तो मोल को तो बहुत इजीली रिलेट कर ही लोगे। फाइन, कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, या इसमें डाउट है? फास्ट कमेंट करो, जितनी जल्दी करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे।
हाँ 24 मोल एमोनिया के आते हैं। निकेल एमोनिया कॉम्प्लेक्स भी लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है, हाँ लिखा तो है यहाँ निकेल एमोनिया कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये नहीं भी पता था तो आराम से लिख लेते, तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। 2 मिनट का टाइम दूंगा। आप फिर से यही बड़ा क्वेश्चन है, ये मत लिखना कि बड़ा है, आराम से पढ़ो, एक एक लाइन लिखो। इसमें भी मुझे लगता है इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बहुत इजीली कर लोगे। जल्दी करना, हाँ 1 मिनट का टाइम दूंगा सिर्फ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिएक्शन मैकेनिज्म पता नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म की रौनक जरूरत क्या थी, उसमें सीधे सीधे रिएक्शन लिखनी थी। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, और किस पार्शियली ऑक्सीडाइज बाय पासिंग एयर थ्रू एट इट्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप्ड बट द हीटिंग कंटिन्यू इन ए क्लोज्ड फर्नेस सच दैट हीटिंग कंटिन्यू क्लोज सच दैट अंडरगो सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। ये बताओ गैलीनिया ओक था, अच्छा डीपीपी में था। गैलीनिया ओक क्या होता है, पीबीएस। आंसर मत लिखो, तुमने आंसर देख लिया है। तो पीबीएस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा लो। इस पीबीएस के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, पीबी प्लस SO2। हाँ 6.47 आंसर आएगा। यार 1 kg दे रखा है, दोनों के मोल को इक्वेट करना है। एक का मोल 1 kg तो 1000 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर मास कर दोगे तो इजीली रिलेट नहीं हो जाएगा। दोनों के मोल को इक्वेट कर दो तो लेड और ऑक्सीजन दोनों के मोल इक्वेट हो गए, 6.47 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 6.47, ठीक है फाइन, इजी क्वेश्चन था। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। कंपाउंड हैव ओनली पीबी होगा कैलाश, अप्रॉक्सीमेटली 6.5, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझाना भी पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ट्राई करो, जल्दी जल्दी मत बताना। तन्मय 7.46 आ रहा है यार, आंसर 7.47 है, ठीक ही है। यस गौरी, प्रीवियस ईयर इज़ नॉट सफिशिएंट ज्योति तिवारी, आपको और भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, डीपीपी सारे कर लेना। प्रीवियस ईयर से ये पता चल जाएगा आपको ही किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हारे लिए बस लिख रहा हूँ, आप अपना करो, मेरा मत देखना अभी। ए कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट 80 ग्राम इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी, ये गलत लिखा हुआ है यार, ये डेंसिटी को ना 4 ग्राम की जगह 0.4 ग्राम की जगह 0.4 ग्राम पर ml कर दो, 4 की जगह 0.4 ग्राम पर ml कर देना, ठीक है। 0.4 ग्राम, बाकी सब सही है। एज्यूमिंग दैट नो चेंज इन वॉल्यूम, अच्छा ये तो मैं वो जो क्वेश्चन अच्छा सोच रहा था वो ये वाला नहीं है, ये तो ईजी है। एज्यूमिंग दैट नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसॉल्व मोलैरिटी इज 3.2 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, ईजी है ये तो। देखो ये कह रहे हैं कि भाई मोलैरिटी आपको दे रखी है 3.2, आपको कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, और सोल्यूशन की डेंसिटी है 0.4 ग्राम पर ml, कर लोगे। आंसर इज 8, ठीक है। आंसर की बात थोड़ी देर में करते हैं। तो पहले अगर मोलैरिटी 3.2 है तो क्या ये कहना ठीक होगा कि 1000 ml सोल्यूशन अगर मैं लेता हूं, है ना, 1000 ml सोल्यूशन, तो उसका वेट क्योंकि डेंसिटी 0.4 है तो 400 ग्राम होगी, होगा।
अगर 400 ग्राम है तो मोलैलिटी कितनी निकाल सकते हैं हम? 3.2 मोल तो अभी भी रहेंगे। देखो मोलैरिटी 3.2 का मतलब तो यही हुआ ना, 3.2 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में। तो मोलैलिटी हो गई 3.2 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 1000। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? ये आएगा आपका 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400, 8 आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मतलब प्रियांश का अभी भी 16 आया, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े। इजी था। अरे यार सॉल्वेंट का डेंसिटी था, बिल्कुल ठीक है, मैंने तो उस टोटल सॉल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि उसमें क्या है कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है, नहीं तो डबल डेंसिटी देनी चाहिए थी उनको। हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मतलब यू रिक्वायर्ड कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपको इसमें कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी। ट्राई करो। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सोल्यूशन इज 0.1। मोल फ्रैक्शन सल्यूट का दिया हुआ है 0.1। तो मैं बस क्वेश्चन को छोटा करके लिख रहा हूँ, तब समझा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो एक सल्यूशन लिख लेते हैं समझाने के लिए, जिसमें सल्यूट WA वेट है, सॉल्वेंट का वेट ले लेते हैं WB। पूछा है मोल फ्रैक्शन 0.1 है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसका है? सल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन सल्यूट को मैंने A लिया था, वो दिया हुआ है 0.1। सो वी कैन एबल टू राइट weight of A upon molecular weight of A, weight of B, molecular weight of B, which can be rewrite as WA MA MB WB equals to 1/9। तो ये हो गया 0.1/0.9। ठीक है, आज ही किया था बहुत सारे बच्चों ने, बिल्कुल ठीक है। तो अगर किया था तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज मोलैलिटी। अगर मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों सेम है तो बहुत आसान हो गई कैलकुलेशन। देखो पहले तो ये समझ गए होगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.1 दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A को मोल फ्रैक्शन ऑफ B से डिवाइड किया, तो मेरे को एक एक्सप्रेशन ये वाला मिला। ठीक है, अब आप ये देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी क्वेश्चन में दी हुई है सेम है। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या ये कहना ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, मोल तो सेम होंगे, नहीं तो दोनों सेम हो नहीं सकते। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों इक्वल हो गए। थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल है। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हो आप? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी दी है इस क्वेश्चन में, दी है 2 ग्राम। तो हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं इस पार्ट को, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो आप, WA प्लस WB, ये वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया टोटल, जो कि WB के इक्वल है। तो इस एक्सप्रेशन से WA और WB का एक एक्सप्रेशन आया, उसको यहाँ पे पुट कर दो तो MB/MA की वैल्यू आ जाएगी, जो कि शायद 9 आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी को लिख रहे हैं। ठीक है प्रियांशी, एक्चुअली क्या है, आप देखो जो क्लास में मैं करा रहा हूँ उसका PDF देना लॉजिक नहीं है। क्लास में क्या होता है ना, आपके पास फिक्स टाइम होता है कि इसी टाइम में ये क्वेश्चन करना है, तो आप उस फिक्स टाइम में पूरे एफर्ट्स मारो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हाँ उस टाइम पे नहीं हो पाया, तो उसको जरूर बाद में सॉल्व करो। लेकिन जब आप कम टाइम पे क्वेश्चन में फाइट मारते हो क्लास में, वो भी, और साथ ही साथ अपने डाउट पूछते हो, तो वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट करती है चीज़ों को। ठीक है,
तो इसलिए पीडीएफ वीडीएफ का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मत सोचो कि सोल्यूशन देख लेंगे तो ठीक से समझ आ जाएगा, तो समझना पर्पज़ नहीं है, उसको उस टाइम पे सॉल्व करना पर्पज़ है। जो मेरे साथ करते जाओ तो फटाफट होता भी जाएगा, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन जेई वाला नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने दिया है सो दैट आपको टाइट्रेशन को और क्लियरली समझने में हेल्प हो। तो ये आपके लिए हो सकता है नया हो कि प्रीवियस ईयर से लिया नहीं है। तो पहले आप इसको पढ़ो, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस सर्टन हाइड्रेटेड एसिड पोटाशियम ऑक्सैलेट XK2C2O4। टाइम लगेगा पढ़ने में तुम्हें, पढ़ो आराम से। क्वेश्चन को ब्रेक करना, आप अपने नोटबुक में ना एक एक लाइन जो लिखी हुई है उसको कन्वर्ट करते चले जाओ। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, XK2C2O4 डॉट YH2C2O4 डॉट ZH2O गेव द फॉलोइंग रिजल्ट 10 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट। इसका मतलब वो जो बहुत बड़ा सॉल्ट था उसका 10 ग्राम आप ले रहे हो और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हो और 1 लीटर तक बना रहे हो, फिर उसका 25 ml ले रहे हो। तो ये बोलना ठीक है, अगर आप उस 10 ग्राम को यूज़ करना चाहते हो तो 25 ml में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। एनी विथ से एक इक्वेशन बना लोगे एंड स्ट्रॉन्ग हीटेड किया है K2CO3, इट विल गिव यू सेकंड इक्वेशन हैविंग एन फैक्टर डिफरेंट। आ गया आंसर, हो गया। यार अमन, एन फैक्टर K2CO3 का तुम खुद निकालो, क्योंकि ना इसमें एन फैक्टर का ही तो कैलकुलेशन है। मोनोहाइड्रेट बनना है। राघव मुझे आंसर याद नहीं है, तो मोनोहाइड्रेट आपने जो पूछा, अच्छा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ तो रिडॉक्स की तरह रिएक्शन जा रही है। किसी का हुआ? चलो, वेंकटेश कह रहा है 2 मिनट्स। इसमें तो समझाने की जगह भी नहीं है, तो मैं इसका एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ये ले लिया, अब नए पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। यार आया ही नहीं, डेटा तो आ ही गया।
आ गया? कितना आया? निखिल अटपटा सा लग रहा होगा उसको, तुम कोई कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सही साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो। x इक्वल टू 3 आया है। ठीक है, मैं एक बार आंसर बताता हूँ मैं आपको, मुझे आंसर याद नहीं है। मैं स्टार्ट करूँ एक्सप्लेन करना? हो गया आपका? जल्दी से बताओ, क्या ये हो गया? मैं एक्सप्लेन करूँ? वेंकटेश, x1 y3 z4, x1 y3, चलो तुम्हारा आंसर ही देखे पहले। आंसर है इसमें, इसका आंसर है K2 C2O4 3 x1 y3 z4 आया था ना, y3 z4, बिल्कुल ठीक, परफेक्टली फाइन। ठीक है वेंकटेश, एकदम। K2 C2O4 क्वेश्चन पूरा ही नहीं आया। x K2 C2O4 y H2 C2O4 डॉट ZH2O, ये सॉल्ट है अपने पास। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका 10 ग्राम को आप डिज़ोल्व करो 1 लीटर में, फिर कहा था कि इसके 25 ml के साथ आपने टाइट्रेट किया 29.5 इंटू 1/10 NaOH, पहला पार्ट। इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट, एक और एक्सपेरिमेंट में यही 10 ग्राम लिया, हीटेड, इसको हीट किया एंड कन्वर्टेड टू K2CO3, और इस KOCO3 को भी 1 लीटर तक बनाया, और इसके 25 ml में कितना चाहिए अपने को? 9.8 1/10 HCl। फाइन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बड़ा है, उसको छोड़ दो, है बहुत इजी। अब मैंने उसको एक छोटे से फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया। 2 डेटा दिया हुआ है ना, 2 डेटा कौन कौन सा है कि ये जो सॉल्ट है उसका 10 ग्राम लिया है, उस 10 ग्राम को ना 1 लीटर में डिज़ोल्व किया है, और उसका 25 ml के लिए NaOH के साथ रिएक्शन कराई है। तो याद रखना, जब NaOH आप रिएक्ट करा रहे हो तो वो एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन में एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H+ जो वो डोनेट कर रहा है एसिड। तो उसको कैसे निकालते हैं, बस इस ट्रिक को समझना, बाकी बहुत आसान है। देखो, इस पूरे में जो रिप्लेसेबल H होगा वो यही तो होगा, ये मानते हो आप? अच्छा, अब ये बताओ, ये पूरा अगर ये Y नहीं होता तो 2H+ रिप्लेस होते, क्योंकि Y है तो कितने H रिप्लेस होंगे? 2Y। तो क्या ये बोलना ठीक होगा, व्हेन दिस सॉल्ट रिएक्ट विथ NaOH द N फैक्टर विल इक्वल्स टू 2Y। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि इसका वेट था 10 ग्राम, तो मैं लिख रहा हूं 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 2Y इज इक्विवेलेंट, और वो इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे? 25 ml के लिए इतने चाहिए, तो 1 लीटर के लिए डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लें, तो ये पार्ट इसके इक्वल कर लेते हैं हम। तो यहां पे दिस इक्वल्स टू 29.5 अपॉन 25 इंटू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बस एन फैक्टर का ही ध्यान रखना था कि 2Y है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई जहां मॉलिक्यूलर मास के रेस्पेक्ट में आपको मिला होगा। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले में। 10 ग्राम को हीट किया, K2CO3 बना, K2CO3 बना। अब ये रिडॉक्स हो गई। कैसे रिडॉक्स हुई समझाता हूं। यहां पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखो +3 है, यहां पे ध्यान से देखो +4 है, तो +3 से +4 आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय 1 मोल मॉलिक्यूल। तो चलो बताओ, जब K2CO3 के साथ रिएक्शन हो रही होगी तो इसका एन फैक्टर कितना आया आपका? फटाफट बताना, कैलकुलेट करके बताओ कितना एन फैक्टर आया। तब तक मैं भी कर लेता हूं, +3 +4, क्या आया एन फैक्टर? पुरजीत नहीं, अनन्या नो, तनवीर नो, POAC से कर सकते हैं, कैलाश नो। तुम सारे 2x लिख रहे हो। देखो 2x क्यों लिख रहे हो? ये +3 से अगर +4 आया तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना,
एक कार्बन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, कितने कार्बन है यार? यहां पे 2x, यहां पे कितने कार्बन है? 2y। सिंह साहब बिल्कुल सही। तो इसका n फैक्टर होना चाहिए 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। सो दिस इज द n फैक्टर। सही है। क्यों 2x? इससे 2x आया, इससे 2y आया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस 2x प्लस 2y। अब आपको एक इक्वेशन और मिल गई, वो क्या मिली? 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 डिवाइड बाई 25 इंटू 1000। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों को डिवाइड करो, x रेशियो y आपको मिलेंगे, है ना? और उस x रेशियो y को किसी इक्वेशन में पुट करके मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, और उस मॉलिक्यूलर मास से थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी जहां से z निकाल लोगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर है पूरी? पहले एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइन। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बड़ा है, घबराना नहीं, लंबा कैलकुलेशन है। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं लंबे वाले। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचोगे तो आराम से बना लोगे। तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा इसको सोचने के लिए। समझाऊंगा कहाँ इसको, छोटी सी जगह में समझा देंगे। अरे राघव, बैक टाइट्रेशन करवा दूंगा यार, कितनी बार लिख रहा है। सिंपल है बैक टाइट्रेशन, तो डबल टाइट्रेशन समझिए, और ये सारे क्वेश्चन कर रहा है बैक टाइट्रेशन में, क्या प्रॉब्लम? डरना नहीं, एक एक स्टेप लिखना। देखो तुम लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा, जब मैंने ना वो बोर्ड में लिखा उस पूरे क्वेश्चन का जिस, तो तुम्हें बहुत इजी लगा होगा। तो तुम इसका लिखो, देखो तुम्हें इजी लगेगा ये भी। कोई डाउट आया क्वेश्चन में तो वो जरूर पूछ लेना। इसमें इनऑर्गेनिक कहाँ इन्वॉल्व है? तुम बस ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बहुत इजीली कर लोगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, मतलब मॉडिफिकेशन इन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन समझ आता है इसमें। इसमें एसिडिक मीडियम दिया है एक्वस KI के साथ। 1 मिनट रुकना, मैं खुद क्वेश्चन पहले ठीक से समझ लूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि एसिडिक मीडियम है या नहीं है। तुम तब तक करो, मैं 2 मिनट मुझे दो। 8 ग्राम सैंपल कंटेन Fe3O4 एंड Fe2O3 एंड इनर्ट मटेरियल। ओके, तो x और 8 माइनस एक्स तो ले नहीं सकते, तो मेरे पास है Fe3O4 और Fe2O3। 8 ग्राम का कोई लॉजिक नहीं है, छोड़ देते हैं। ये दोनों है। इट वॉज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ KI, आइडियोमेट्री कर रहे हैं इन एसिडिक। अच्छा, इस एसिडिक को कह रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। विच रिड्यूस ऑल आयन्स टू Fe2+। ठीक है जी, इसको KI के साथ डाल रहे हैं, तो इससे भी किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? Fe2+ होगा, Fe2+। ये भी Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये वाला भी Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कन्वर्ट कर रहा है? KI कन्वर्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये होगा +8/3, ये होगा +3, एंड बन रही होगी आयोडीन गैस। इतना दिया है फर्स्ट पार्ट में। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वॉज डाइल्यूटेड टू 50 ml and 10 ml was taken. The liberated iodine required 7.2 ml
1 मोलर थायोसल्फेट, ठीक है। 50 ml से 10 ml पे गए तो इंटू 5 करना है अपने को। तो 10 ml के लिए थायोसल्फेट चाहिए 7.2 ml, 7.2 इंटू 1, इसका इन्फेक्टर तो 1 है, तो इतने इक्विवेलेंट आयोडीन के बने हैं 10 ml में। तो 50 ml में इंटू 50 कर देते हैं। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। फाइन, द आयोडीन अनदर 25 ml sample extracted, after which Fe2 plus ion is titrated against 1 molar MnO4 माइनस होना चाहिए था ये। Used was 4.2. Calculate the mass percent of Fe3. उसकी मोलैरिटी नहीं गिवन है, गिवन है। किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? या ट्राई तो कर रहे हो ना? नहीं होगा तो बताओ, मैं बताता हूँ। आप सुरेंद्र, अब मैं एक्सप्लेन, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, मैं करूँगा। 3367, अच्छा। निखिल 2 मिनट, ठीक है। अगर मेहनत कर ही रहे हो तो एक चीज़ बता देता हूँ यार, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्टर बदल रहा होगा जो शायद तुम कंसिडर नहीं कर रहे होगे। अच्छा, बड़ा आ रहा है राघव का। हाँ, वही एन फैक्टर चेंज हुआ है, वो शायद नहीं लिया होगा तुमने, क्योंकि जैसे मैंने बनाया वैसे ही किया होगा तो पता नहीं चला होगा कि एन फैक्टर बदल रहे हैं। अच्छा, मैं आंसर अभी बता दूंगा, मैं बता दूं। आप ठीक है, थोड़ा डेटा याद रखना, मैंने अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ नए पेज में सो दैट मैं इसको ठीक से समझा पाऊँ। चलो ठीक है, अच्छे से सुनना, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है और इक्विवेलेंट की क्लियरिटी और थोड़ी बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं। पहले मैं ना कहाँ पे एन फैक्टर बदल रहे हैं ये समझ आता हूँ, फिर आप डेटा में फिट करना और एक बार और ट्राई करना, तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। वेंकटेश 20 एंड 34, आई होप दिस इज़ द परसेंटेज। आप परसेंटेज लिख रहे होगे, है ना? अभी बताता हूँ मैं आंसर कितना है। देखो, इस क्वेश्चन में ना आपको दिया है Fe2O3 जो है वो Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपको Fe2 प्लस और I माइनस दे रहा है, ओह शिट सॉरी, प्लस I2 दे रहा है। एंड सेकेंड में Fe3O4 Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी आपको Fe2 प्लस और आयोडीन दे रहा है। तो इक्वेशन को रिलेट करना सीखते हैं पहले, फिर हम परमैग्नेट वाला एप्लीकेशन समझते हैं। क्या ये बोलना ठीक है कि यहाँ पे ना Fe2O3 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन की प्लस और +3, तो Fe2 प्लस का एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2/3। यहाँ पे Fe2 प्लस का एन फैक्टर कितना आ रहा है? 1। देखो ज़रा, सही है ये वाला एन फैक्टर, समझ आया सबके? तो मैंने पहले ये कैलकुलेट किया कि यार जो सॉल्यूशन था उसमें Fe2O3 और Fe3O4 दोनों थे, उसको एक्सेस ऑफ Ki के साथ वो रिएक्ट करा रहे थे। तो जब एक्सेस ऑफ Ki के साथ रिएक्ट कराए तो आयोडीन गैस बनी और दोनों Fe2 प्लस में कन्वर्ट हुई। ये वाला डेटा गिवन है।
सुरेंद्र, अगर आप इक्वेशन नहीं भी बनाना चाहते हो तो उस क्वेश्चन में इतना डेटा सफिशिएंट गिवन था कि वो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको पता है Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, I- इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, वो तो एक ईजी था, क्लियर था। मैं एक्स और वाई मोल अभी लूंगा, थोड़ा रुक जाओ। सर Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है। हाँ लिखा मैंने 8/3। ओ गलत कर दिया, अब क्या करूं, इसको 3 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं। सही है। मृदुल गुप्ता ठीक कर दिया मैंने। 12 कैसे आया? 12 तो लिखा ही नहीं, 2/3 लिखा है मैंने, अक्षित, है ना। अब अच्छा, अब शुरू कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, कि आपके पास एक कंटेनर था जिसमें Fe2O3 और Fe3O4 थे, और साथ में कुछ इम्प्यूरिटी थी, उनको मिलाकर के 8 ग्राम था। तो उस इम्प्यूरिटी की वजह से उस 8 ग्राम को तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो पहला पार्ट ये था कि आपने एक्सेस ऑफ Ki डाला, जिससे क्या हुआ, वो सारे Fe2+ में कन्वर्ट हो गए, साथ में आयोडीन गैस निकली। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो आयोडीन है ये ना थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रही है? बहुत आराम से सुनना, Na2H2O3 के साथ। तो इससे आपको क्या मिल रहा होगा, Na और Na2S4O6। अच्छा, अब देखो उन्होंने इस थायोसल्फेट का यूज दे रखा है ना, थायोसल्फेट का। सर 12 आया कहाँ है भाई? 12 किस 12 की बात कर रहे हो सक्सेना आप? 12 कैसे आया? मैंने कहाँ लिखा है 12 यार? ये 8/3 है, ये 2 है, ये 2/3 है, ठीक है। अच्छा सुनो, ये जो आयोडीन थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस थायोसल्फेट का डेटा गिवन था क्वेश्चन में। एक बार वापस क्वेश्चन में लेके आ रहा हूं मैं। देखो, द लिबरेटेड आयोडीन ऑफ द रिक्वायर्ड 7.2 ml 1 मोलर थायोसल्फेट, है ना। तो वापस आ रहा हूं, 7.2 ml 1 मोलर थायोसल्फेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे +2.5 है, 0.5 का ट्रांसफर, 2 के लिए 1 का ट्रांसफर, एन फैक्टर 1 हो गया, तो इसको 1 कर देते हैं। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है सबका, दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हैं। अब आप समझना, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन आए कहाँ से? ऊपर के 2 रिएक्शन से आए। चलो मान लेते हैं कि इसके x मोल हैं, इसके y मोल हैं। मैंने x और y ले लिया। अब और अच्छे से सुनना, अगर इसके x मोल हैं तो पहले इसका n फैक्टर निकालो। 8/3 को 2 से माइनस करते हैं, 2/3, 2/3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया। तो क्या ये कहना ठीक है कि अगर इसके x मोल हैं तो इंटू 2 करो तो 2x इक्विवेलेंट हो गए, और इसका n फैक्टर भी 2 है तो इंटू 2 करो तो 2y इक्विवेलेंट हो गए। कोई गलती तो नहीं है? देख लो जरा ध्यान से। वेंकटेश, तुमने फिर से प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से ही किया होगा, एक बार इक्विवेलेंट से भी देखो। 8/3 2, 2/3 का ट्रांसफर, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 2, एन फैक्टर 2 प्लस 3 2 प्लस 1 1 का ट्रांसफर, 2 आयरन 2, तो इसका भी 2, इसका भी 2, सही है ना। अब आप ये बताओ, यहां पे जो Fe2+ बना वो 2x इक्विवेलेंट होगा, आयोडीन जो बना वो 2x होगा, यहां पे आयोडीन जो बना वो 2y होगा। टोटल इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन कितने हो गए? 2x ऊपर से, 2y नीचे से, 2x प्लस 2y। मैं इसमें ये लिखूं क्या, 2x प्लस 2y। तो मेरा पहला इक्वेशन ऐसा बन रहा है कि 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। पहले बताओ, फर्स्ट इक्वेशन डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है इस वाले पार्ट पे? सही है, आगे बढ़े। अभी भी तुम ध्यान से देखो, कहीं एन फैक्टर नहीं बदला है, इसीलिए सब कुछ सही चल रहा है। यहां पे भी आयोडीन का एन फैक्टर 2 है, यहां पे भी आयोडीन का एन फैक्टर 2 है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अब जरा सेकंड वाला एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखते हैं। सेकंड वाला एक्सप्रेशन में अगर जरा सी भी गलती की तो पूरा क्वेश्चन गलत। थोड़ा छोटा कर रहा हूं, सही, वापस। अच्छा, इसको समझने के बाद एक चीज हो गई होगी कि नाउ दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन थिंग, दैट इज Fe2+। ये इससे तो कन्विंस्ड हो आप। और वो Fe2+ 2 तरह के हैं, ये मजेदार बात यहां पे स्टार्ट हुई है।
कैसे दो तरह के, ये समझना। देर इज वन Fe2 प्लस विच इज कमिंग फ्रॉम Fe3O4 हैविंग एन फैक्टर 2/3, देर इज अनदर Fe2 प्लस कमिंग फ्रॉम Fe2O3 हैविंग एन फैक्टर 1। तो दोनों Fe2 प्लस हैं, दोनों के एन फैक्टर अलग अलग हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है। देखो वो ये कह रहा है कि जो सोल्यूशन है, आपने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, फिर थायोसल्फर के साथ रिएक्ट किया, नाउ दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ Fe2 प्लस। आप उस Fe2 प्लस के लिए पोटाशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं, क्या होगा उससे ये समझते हैं। देखो Fe2 प्लस अगर पोटाशियम परमैंगनेट या MnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपको Fe+3 देगा। अब आप बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, तो पोटाशियम परमैंगनेट में Mn जो है +7 में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो उसी से रिएक्ट करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। और Fe2 प्लस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1, क्योंकि +3 में जाएगा। तो इससे मैं इसको सीधे +3 बनाता हूं, और यहां एसिडिक मीडियम लिखा था तो इसको +2 बनाता हूं। नाउ अनदर Fe2 प्लस, ध्यान से देखो इस पार्ट को, रिएक्ट विथ MnO4 है ना, एंड इट विल ऑल्सो गिव Fe+3 और Mn+2। गलती कहां होगी इसको समझना, ये Fe2 प्लस ये वाला है, सही है। अब मैंने क्या कहा था, Fe3O4 का इक्विवेलेंट फिर से x लिया मैंने, तो 2x हो गया। Fe2 प्लस भी 2x इक्विवेलेंट हो गए। अगर इसका 2x को मैं यहां पे भी 2x कर दूं तो क्या गड़बड़ होगी, ये देखो, इसका एन फैक्टर है यहां पे 1 और इसका एन फैक्टर है यहां पे 2/3। ध्यान से देखना, देखो इसका ना 2x इक्विवेलेंट लिया था, तो अगर मैं इसका 2x इक्विवेलेंट लेता हूं वो सही है, लेकिन अगर इसका 2x है यहां पे भी 2x लेता हूं तो वो गड़बड़ है, क्योंकि यहां पे एन फैक्टर 2/3 है और यहां पे एन फैक्टर 1 है। मैं इसको दोबारा से बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि और क्लियरली समझ जाओ। देखो Fe3O4 से ना Fe2 प्लस बन रहा था फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, और फिर ये जो Fe2 प्लस था ये MnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा था, है ना, और ये बन रहा था Fe3 प्लस। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इसका इक्विवेलेंट जो हमने निकाला वो 2x है, तो मैंने लिखा द इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस 2x। तो इसका भी 2x ले लेते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसका एन फैक्टर है 2/3 लेकिन इसका एन फैक्टर है 1। तो अगर ये 2x है तो ये 2x नहीं हो सकता, तो आप क्या करेंगे, 2x को 2/3 से डिवाइड कर दो, तो 2x बाय 2/3, तो क्या आ रहा है ये 3x। तो यहां पे इसके इक्विवेलेंट हो गए 3x हैविंग एन फैक्टर 1, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 3x। अच्छा, आप सेकंड एक्सप्रेशन पे आओ, अगर ये 2y है, ये 2y, लेकिन ये Fe2 प्लस का भी एन फैक्टर 1 है और यहां पे भी Fe2 प्लस का एन फैक्टर 1 है, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे तो ला सकता हूं ना। तो ये अगर 2y है तो ये भी 2y ले लेता हूं मैं। देखो आप मेरा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, टोटल इक्विवेलेंट अगर इसका 3x है ना तो इसका भी 3x हो गया, इसका भी 2y हो गया। तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि 3x प्लस 2y इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। अब ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 क्वेश्चन में गिवन थे। नाउ आई हैव 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई, एक इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई। तो 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व तो हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एन फैक्टर बदल रहे हैं, तो वो बस था, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ध्यान से देखो, अगर डाउट है तो अभी भी पूछ सकते हो। अर्पित यार, आंसर तो याद नहीं है, आंसर याद नहीं है। मैं डाउट सेक्शन में इसके आंसर डलवा दूंगा। फाइन, देखो ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया था ताकि मॉडिफिकेशन इन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट और मल्टीपल टाइट्रेशन से क्वेश्चन को कैसे करते हैं ये समझ आ पाए। तरुण, Fe2 प्लस विल लास्ट। अमन, मैंने तो क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व किया था। वॉल्यूम ये वाला जो था ना लास्ट में पोटाशियम परमैंगनेट वाले में, उस समय आप मिली इक्विवेलेंट यूज करोगे तो वहां पे काम आ जाएगा। हाँ सर सही है, मास इसके 1.8 और 3.2 आ रहा है। अगर आपने एन फैक्टर सही लिए तो मास बिल्कुल सही आएगा। वैसे ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भूल गया था, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर की बुक है ना तो प्रीवियस ईयर में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, और इनफैक्ट हर बुक में मिल जाएगा। फोर्थ लाइन का यूज कैलाश, फोर्थ लाइन 1 2 3 4, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड टू 50 ml एंड 10 ml। फोर्थ का बस ये है कि वो कह रहे हैं कि यार आप पहले 50 ml डाइल्यूट करते हो फिर आप 10 ml लेते हो,
तो 10 ml का जो डेटा दिया है ना इंटू 5 कर देना, तो 50 के लिए आ जाएगा। तो आप वो जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कंटिन्यू हो जाएगा, बस इतना सा है। Fe2+ एंड Fe3+ वाला फंडा समझा दो। क्या समझाऊं गौरी, मुझे ईयर याद नहीं है यार, इतना तो मत पूछे। फाइन, तो अब अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं डाउट में डाल दूंगा, लेकिन तुम खुद सॉल्व करना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का, इसको हटाता हूं, मैं हटूंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेना। इस क्वेश्चन का ना आप डाउट में ना डिटेल सोल्यूशन डालना, आंसर मत डालना, मैं चेक करूंगा, आज ही डालना। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करो और डिटेल सोल्यूशन डालना, और फाइनल जो आंसर आएगा ना उसको रेड मार्क करके हाईलाइट कर देना। मैं सबके आंसर चेक करूंगा और पूरी डिटेल कुछ दिन मतलब इवनिंग तक इसका सोल्यूशन हैंड रिटन फॉर्म में मैं भी अपलोड कर दूंगा। तब तक तुम्हारे पास है टाइम, अभी सॉल्व करो। 1 घंटे के अंदर सारे बच्चे डाउट सेक्शन में इसका सोल्यूशन डालना, ठीक है। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना। एक किसी ने डबल टाइट्रेशन के लिए बार बार बोला, सॉरी बैक के लिए बोला था, मैं वीडियो अपलोड करा दूंगा।